Important questions of accounting for JAB and DBF पार्ट 3। तो दो पार्ट तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियोस बना देख लिया था और ये पार्ट 3 है। अगर आपने पहले दो पार्ट को नहीं देखा है तो वो भी आप लोग देख सकते हो। तो ये जो सीरीज चल रही है वो 300 क्वेश्चंस की चल रही है। तो करीब करीब 8 वीडियोस लगेंगी इसमें। तो 8 वीडियोस में मैं 350 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दूंगा और हर एक वीडियो में करीब करीब 40 से 50 क्वेश्चंस रहेंगी। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन, डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस इज व्हाट। देखिए, डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है नॉमिनल अकाउंट, इट इज अ इनकम और इसके साथ एडवांस लगा हुआ है कि एडवांस में हम लोगों को डिस्काउंट रिसीव मिल गया, ये एक लायबिलिटी भी है। और नॉमिनल अकाउंट के प्रीफिक्स या सफिक्स कुछ लगा रहा है तो वो होता है पर्सनल अकाउंट, ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर शुड बी क्रेडिटेड टू व्हाट। देखिए, कस्टमर से गुड्स को रिटर्न मिल रहा है तो फिर इसका एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो क्रेडिट हम लोग किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे कस्टमर अकाउंट को। ओके, कस्टमर इज द गिवर ऑफ दैट गुड्स एंड अकॉर्डिंग टू द पर्सनल account, the golden rule of the personal account, debit the receiver, credit the giver, and customer account is the giver. That's why the account of customer is to be credited. Okay, a journal generally has how many columns। देखिए, जर्नल में 5 कॉलम होता है। कैसे, एक होता है डेट का कॉलम, एक होता है पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक होता है एलएफ का कॉलम लेजर फॉलियो, और दो होता है अमाउंट का कॉलम, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट। तो टोटल कॉलम कितने हुए, डेट, पर्टिकुलर्स 2, एलएफ 3, डीआर 4 और सीआर 5। तो 5 कॉलम्स होंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन एज व्हाट। प्रीपेड एक्सपेंस देखिए एक एसेट है, करेंट एसेट है, करेंट एसेट प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये होता है हम लोगों का डेबिट, ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, क्योंकि जितने भी एसेट्स होते हैं सारा का होता है डेबिट बैलेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस भी एक current asset है, that's why it has a debit balance. Accounts generally prepared for how many months। accounts हमेशा 12 महीनों के लिए बनता है, ये होगा 12 महीना। Purchase book is an example of what। Purchase book is an example of special journal। Okay, purchase book is an example of special journal, इसका आंसर होगा बी। सेल्स बुक डू नॉट कंटेन व्हाट। सेल्स बुक क्या कंटेन नहीं करता है। देखिए, सेल्स बुक जो होता है और सेल्स अकाउंट में क्या डिफरेंस है। सेल्स अकाउंट में हमेशा सेल्स अकाउंट, इसमें कैश सेल भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट सेल भी रिकॉर्ड करते हैं, कैश एंड क्रेडिट दोनों। लेकिन सेल्स बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट सेल। तो ये कैश सेल को रिकॉर्ड नहीं करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कैश बुक डू नॉट कंटेन व्हाट। कैश बुक डू नॉट कंटेन कैश सेल्स। सब्सिडियरी बुक कंटेन, सब्सिडियरी बुक देखिए ये भी एक सब्सिडियरी बुक है। कैश परचेज बुक जो है, परचेज बुक, सेल्स बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक, ये सब जो है सब्सिडियरी बुक है। तो ये जो होता है सब्सिडियरी बुक कंटेन, ये क्या कंटेन कर रहा है, जैसे सेल्स बुक है, ये क्या कंटेन करता है, क्या इसमें रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, इसमें करते हैं क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते हैं। और परचेज डे बुक है, उसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, परचेज बुक में या परचेज डे बुक में, उसमें क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं। तो जो सब्सिडियरी बुक्स है उसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट आइटम्स। ओके, आइडेंटिफाई अ पर्सनल अकाउंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से पर्सनल अकाउंट क्या है, कमीशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। मशीनरी रियल अकाउंट, कैश, कैश इज अ रियल अकाउंट। एंड इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड इनकम टू बी रिसीव्ड, दिस इज अवर पर्सनल अकाउंट। ओके, डेबिट बैलेंस इन अ पर्सनल अकाउंट मीन्स अमाउंट डैश एंड क्रेडिट बैलेंस मीन्स अमाउंट डैश। देखिए, डेबिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब डेटर, डेटर का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, डेटर्स। और पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मीन्स क्रेडिटर, क्रेडिटर का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट मीन्स डेटर क्या इंडिकेट करता है, क्या मतलब इसका है कि हम लोगों को डेटर से पैसा मिलेगा।
डेटर से पैसा मिलेगा, डेबिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट मीन्स अमाउंट विल बी रिसीवेबल, अमाउंट विल बी रिसीवेबल फ्रॉम द डेटर्स। एंड क्रेडिटर में, क्रेडिट बैलेंस में मतलब क्या होता है कि हम लोग पे करेंगे क्रेडिटर को, पेएबल। क्रेडिट बैलेंस मीन्स व्हाट, कि वी विल पे टू द क्रेडिटर, दैट मीन्स पेएबल। So the debit balance in the personal account means receivable and credit balance means amount payable. The answer is A. Which of the following feature of the journal and ledger given as under is not correct? Not correct. Journal is a book of original entry, ये सही है। Journal is a book of analytical record. Journal is a book of secondary record, ये भी सही है। Process of recording the transaction in the ledger is called posting, ये भी सही है। जर्नल इज अ बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड, ये गलत है, तो आंसर होगा हम लोगों का बी। विच इज नॉट करेक्ट, जर्नल इज अ बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड इज नॉट करेक्ट। नॉमिनल अकाउंट्स रिलेट टू व्हाट, नॉमिनल अकाउंट हमेशा रिलेट करता है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो नॉमिनल अकाउंट्स रिलेट टू इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, ए एंड बी ओनली। द जर्नल एंट्रीज आर पोस्टेड इन द लेजर in order of the category, in order of the dates, in order of their importance, as per discretion of the firm, in order of their dates. जर्नल एंट्री में क्या होता है कि जर्नल हम लोग जो बनाते हैं, यहाँ पे डेट वाइज हम लोग सारे जर्नल को लिखते हैं, ट्रांजेक्शन एज पर डेट वाइज ट्रांजेक्शन, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होगा हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते जाते हैं, और जर्नल से फिर हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते जाते हैं डेट वाइज। तो ये होगा एज पर ऑर्डर ऑफ देयर डेट्स। A firm records the income and expenditure when it is actually received and incurred. The firm is following which of the following accounting system? That is mercantile system. That is mercantile system. इसका मतलब क्या होता है? मर्केंटाइल सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे कि जब भी रेवेन्यू हम लोगों को होगा, जब भी अर्न होगा, जब भी मिलेगा, तो वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और एक्सपेंस जैसे इनकर्ड होता है वो हम लोग रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा हम लोगों का मर्केंटाइल सिस्टम। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज व्हाट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है कि हम लोगों का बैलेंस अगर में मैच नहीं कर रहा है, कैश बुक में का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैंक बैलेंस अगर मैच नहीं करता है, तो उन दोनों में जो कारण है क्यों मैच नहीं कर रहा है, उस कारण को बताने के लिए हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। जिन रीजंस के कारण हम लोगों का मैच नहीं कर रहा है, तो वो जो डिफरेंस है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बताने के लिए भी हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो लेजर अकाउंट नहीं होता है पार्ट ऑफ कैश बुक, नॉट अ स्टेटमेंट शोइंग डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस इन द पासबुक एंड कैश बुक, ये सही आंसर है। एक स्टेटमेंट है जो डिफरेंस बताता है कि बैलेंस इन द पासबुक एंड द कैश बुक, स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द बैलेंस, ये तो गलत है। The receipt side of the cash book is overcast by ₹100 and overdraft as per passbook is the starting point. The amount of 100 will be what? Then amount will be added. क्यों? मतलब कि ये जो receipt side of the cash book है जो वो बढ़ गया है, okay? और overdraft as per passbook दिया हुआ है is at the starting point. The amount of 100 will be added. The trial balance remains untallied due to errors. हम लोगों का ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ है, ये जो ट्रायल बैलेंस हम लोगों का टैली हो जाता है ये टैली नहीं हुआ है। वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स कैन बी, एरर क्या क्या हो सकता है? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, इंटेंशनल एरर। हम लोग जो एरर पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़े थे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर इंटेंशनल एरर कुछ नहीं होता है। तो ये जो आंसर होगा हम लोगों का ए, बी एंड सी, इन कारणों से ही टैली नहीं होता है। XYZ had purchased certain goods from ABC firm, but these were not recorded in the purchase journal. It is an error of what? देखिए हम लोग रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ओमिट कर गए रिकॉर्ड करने से, ओके? ये हम लोग रिकॉर्ड करना ही, पूरा ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करना भूल गए। अब जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए तो इसको कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन, और ये अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? अगर हम लोग कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाता है, मतलब कि एक ट्रांजेक्शन में एक डेबिट भी होता है, एक क्रेडिट भी होता है, अमाउंट दोनों का सेम होता है, डेबिट का अमाउंट इज इक्वल टू क्रेडिट का अमाउंट। अगर हम लोग ये रिकॉर्ड ही नहीं करें तो ट्रायल बैलेंस तो हम लोग का मैच कर जाएगा, तो ये अफेक्ट नहीं करेगा। ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा क्या? नहीं। अगर आप लोग एक ट्रांजेक्शन को ही मिस कर दो, मान लो 15 तारीख को एक ट्रांजेक्शन हुआ है, 15th ऑफ
किसी एक डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है वो पूरे ट्रांजेक्शन को ही छोड़ दो, ठीक है। तो वो अगर आप फिर उसके बाद फिर आप लेजर अकाउंट बना करके फिर आप ट्रायल बैलेंस मैच करवाओगे तो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस हम लोगों का मैच कर जाएगा, लेकिन वो एक गलत है। एरर ऑफ ओमिशन के कारण ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं करता है। द शेयर्स ऑफ ₹10 इज पेएबल एज एप्लीकेशन मनी ₹3, अलॉटमेंट मनी ₹3, फाइनल अमाउंट has also been called which has not been received on 400 shares. In this problem, what would be the amount that would be credited to the capital reserve after forfeiture? तो ये फॉरफीचर की एंट्री पूछ रहा है और फॉरफीचर के बाद अब कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी वो पूछ रहे हैं इसमें। ठीक है, किसी भी शेयर को फॉरफिट हम लोग कब करते हैं, जब कोई अमाउंट, कोई भी पेड अप कैपिटल अगर इशू वो अगर हम लोग कंपनी मांग रहा है वो पैसा और वो कोई पर्सन पे नहीं कर पाया है, तो वो पे नहीं करने के कारण वो उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है। मतलब क्या कि उसके शेयर का पैसा को जब्त कर लिया जाता है कि पहले से वो जितने भी पैसा दिए हैं वो सारा पैसा जब्त हो जाता है उनका। तो यहाँ पे वो कौन कौन सा पैसा दे दिया था, ये एप्लीकेशन मनी ₹3 और अलॉटमेंट मनी ₹3 दे चुका था 400 शेयर्स पे। तो ये हम लोगों का शेयर फॉरफीचर का अमाउंट हो जाएगा। शेयर फॉरफीचर का अमाउंट हो जाएगा कि 336 इंटू ये 400 नहीं होगा, 4000 शेयर होगा। ओके, तो 6 इंटू 4000, तो ये हम लोगों का शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है। तो यही अमाउंट 24,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, ये कैपिटल प्रॉफिट है। तो ये 24,000 रुपए हम लोगों का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। जब मैं कंपनी अकाउंट्स बताऊंगा तो फिर वो कंपनी अकाउंट्स में भी आपको शेयर फॉरफीचर की कंप्लीट एंट्री बताऊंगा कैपिटल रिजर्व के साथ। फिलहाल ये आप लोग देख लो कि वो अमाउंट जो कैपिटल रिजर्व में जाता है वो होता है कि जितने पैसे हम लोग को उस किसी एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर से मिल चुके हैं, जितने शेयर्स हैं उन शेयर होल्डर से जितने पैसे हम लोगों को मिल चुके हैं वो हम लोगों का कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। अगर शेयर फॉरफीचर करने के बाद अगर री इशू होता है तो इसमें जैसे मान लो 10 रुपए का अगर शेयर है और री इशू हम लोगों ने किया फिर से 8 रुपए में, तो जो 2 रुपए बचे वो हम लोगों का एक लॉस है, वो कंपनी के लिए एक लॉस है एक तरह का कि 10 रुपए के शेयर को 8 रुपए में हम लोगों ने री इशू किया फॉरफीचर के बाद, तो 2 रुपए हम लोगों का लॉस है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे कि ये जो 2 रुपए है इसको फिर से हम लोग डेबिट करेंगे, मतलब 4000 इंटू 2, मैं री इशू का एंट्री बता रहा हूं यहाँ पे, 4000 इंटू 2 मतलब 8000 रुपए। ओके, तो 24,000 में से 8000 हम लोग लेस करने के बाद 24,000 में से 8000 हम लोग लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा 16,000 वो हम लोग का कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ओके, लेकिन फिलहाल यहाँ पे तो री इशू का एंट्री नहीं है, सो हम लोगों का 24,000 रुपए ही कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। An error that nullifies the wrong effect of another error is called, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि nullifies the wrong effect of the another error। देखिए ऐसा एरर जो दूसरे एरर को कंपेंसेट कर दे, ऐसा अमाउंट जो होता है जो दूसरे एरर को कंपेंसेट कर दे वो होता है कंपेंसेटिंग एरर। कि दूसरे एक एरर हुआ जैसे एक अमाउंट में एरर हुआ, सेम अमाउंट की गलती अगर डेबिट साइड में कुछ एरर हुआ और सेम अमाउंट की गलती अगर किसी के क्रेडिट साइड में हो गया तो दोनों साइड में नलीफाई हो जाता है, तो ये होता है कंपेंसेटिंग एरर में। गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश कुमार हैव बीन रिकॉर्डेड इन द सेल्स रजिस्टर। तो क्या है गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश कुमार से गुड्स परचेज किया हम लोगों ने, तो इसको हम लोगों को कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए, परचेज रजिस्टर में, लेकिन हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया इसको सेल्स रजिस्टर में। सबसे पहले इसका अच्छी एंट्री कौन सी होगी, इसकी जो रियल एंट्री है मतलब करेक्ट एंट्री वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। हम लोगों ने रॉन्ग एंट्री कौन सी पास कर रखी है, रॉन्ग एंट्री है रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, तो करेक्शन एंट्री क्या होगी इसकी हमारी कि रमेश अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है डबल अमाउंट से, क्योंकि एक बार हम लोग डेबिट कर चुके हैं तो डबल अमाउंट से क्रेडिट करना होगा, और सेल्स को एक बार डेबिट करना होगा और परचेज को भी एक बार डेबिट करना होगा। तो इसमें से कौन सा आ रहा है हम लोगों का, सी, पर रेक्टिफिकेशन मस्ट बी पासिंग जर्नल एंट्री डेबिटिंग द सेल्स अकाउंट बाय ₹500। यहाँ पे अमाउंट लिखना मैं भूल गया, 500 होगा। ओके, तो अमाउंट जो सेल को हम लोग डेबिट करेंगे, ये जो क्रेडिट हो रखा है सेल को हम लोग डेबिट करेंगे 500 से, परचेज को भी डेबिट करेंगे 500 से, और रमेश जो है
रमेश को क्रेडिट करेंगे हम लोग 1000 रुपए से, तो ये हम लोगों का हो जाएगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। ओके, पहले आप लोग ये मत देखना, ऑप्शंस मत देखना, पहले आप लोग खुद से कर लेना कि कौन सा एंट्री होगा, क्या है करेक्शन एंट्री होगा, उसके बाद फिर आप लोग ऑप्शन चेक कर लेना। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी। एन एक्सपेंडिचर विच हेल्प्स इन जनरल जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर मोर देन 1 ईयर इज कॉल्ड डैश एक्सपेंडिचर। देखिए एक्सपेंडिचर जो एक साल से ज्यादा रेवेन्यू हम लोगों को जनरेट करता है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, कैपिटल रेवेन्यू एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं एग्जांपल्स के साथ, आप लोग जाकर देख सकते हो उस वीडियो को। एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर विच जनरेट्स द रेवेन्यू इन द सेम ईयर, एक ही साल में वो रेवेन्यू जनरेट करता है, वैसे एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाएगा। एंड एक्सपेंडिचर विच हेल्प्स इन जनरेटिंग द रेवेन्यू फॉर मोर देन 1 ईयर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर and the revenue and the expenditure which generates the revenue in the same year is called the revenue expenditure. Which of the following expenses is not a deferred revenue expenditure? deferred revenue expenditure क्या होता है कि revenue expenditure एक होता है, revenue expenditure के को होता है कि एक साल में एक ऐसा expenditure जो एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाए, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाए, वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो 2-3 साल लगता है खर्च होने में, लेकिन वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि इससे कोई एसेट जनरेशन नहीं होता है। ओके, जैसे एडवर्टीजमेंट, किसी में भी अगर हम लोग एडवर्टीजमेंट अगर डालते हैं तो फिर वो एक्सपेंडिचर होता तो रेवेन्यू, वो एक्सपेंडिचर बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, मान लो 1 करोड़ में होता है, 1 करोड़ में अगर हम लोगों का वो एक्सपेंडिचर हुआ तो वो हम लोग क्या करते हैं 3-4 साल के लिए हम लोग उसको डिफर्ड कर देते हैं। डिफर्ड मतलब होता है बांटना, 3-4 साल में हम लोग उसको हर एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। तो 1 करोड़ का को 4 से डिवाइड कर देंगे अगर 4 साल के लिए है तो 25 लाख 25 लाख 25 लाख और 25 लाख करके 4 बार हम लोग हर एक साल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे। तो ये होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू प्रमोट अ न्यू प्रोडक्ट, ये हम लोगों का होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रेजिंग कैपिटल थ्रू पब्लिक इशू बाय अ कंपनी, ये भी हम लोगों का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि अगर शेयर को इशू करेंगे तो उसके उस वक्त काफी एक्सपेंसेस होता है, जैसे प्रोस्पेक्टस के लिए, कमीशन के लिए, ब्रोकरेज के लिए और काफी कुछ एक्सपेंस होता है। तो वो सब एक्सपेंस जो होता है काफी सालों तक हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते रहते हैं। तो ये होता है हम लोगों का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, देखिए मशीनरी अगर परचेज करते हैं तो ये होता है हम लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा सी। एक्सपेंसेस फॉर फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ये भी हम लोगों का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर होगा सी, विच इज नॉट अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर इज नॉट अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, एन एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट फॉर फर्दरेंस ऑफ मार्केट फॉर प्रोडक्ट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। एक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम लोग, किस पे कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट पे कर रहे हैं, फॉर फर्दरेंस ऑफ मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। देखिए मैं अभी जस्ट बताया कि एडवर्टीजमेंट पे अगर कोई खर्च होता है और वो जो खर्च है, ये जो खर्च है ये होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम इसको 2-3 साल तक हम लोग दिखाते हैं। ओके, तो ये हम लोगों का एग्जाम्पल किसका नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल नहीं है और कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल नहीं है। तो 1 and 2, विड्रॉल बाय प्रोप्राइटर वुड व्हाट, रिड्यूस लायबिलिटी, रिड्यूस एसेट्स, ओनर्स इक्विटी। देखिए अगर प्रोप्राइटर कुछ विड्रॉ करता है, मान लो अगर आप लोग कैश विड्रॉ करता है तो हम लोग एंट्री करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जो ड्राइंग है ये हम लोग क्या करते हैं कैपिटल से लेस कर देते हैं। ये जो बैलेंस शीट जो होता है, ये जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट में अगर यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट लिखा रहता है पहले से जो कैपिटल है, अगर कोई फर्दर कैपिटल लाता है यहाँ पे फिर से अगर कोई एक्स्ट्रा कैपिटल लाता है प्रोप्राइटर तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं फर्दर कैपिटल। लेकिन अगर कोई ड्राइंग करता है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कैपिटल से ड्राइंग को लेस कर देते हैं। ओके, ये हम लोगों का लेस हो जाता है। तो इससे हम लोगों का क्या हो रहा है, लायबिलिटी साइड घट रहा है। लायबिलिटी हम लोगों का जो मान लो कैपिटल अगर हम लोगों का 5 लाख था और 1 लाख रुपए हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया तो हम लोगों का कैपिटल कितना बचा, 4 लाख रुपए। तो ये जो घट गया ना, तो इससे क्या हुआ, हम लोगों का कैपिटल घट गया। ओके,
कैपिटल घट गया मतलब क्या, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, तो ये हम लोगों का लाइबिलिटी घट गया। तो विड्रॉल बाय प्रोप्राइटर वुड रिड्यूस एसेट्स और ओनर्स इक्विटी, आई एम सॉरी। तो इसमें क्या होगा कि हम लोगों का एसेट घट रहा है। कैसे एसेट घट रहा है कि हम लोग कैश अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश भी घट रहा है। यहाँ से कैश हम लोगों का मान लो 7 लाख रुपए का कैश था, 7 लाख रुपए का कैश था, तो हम लोगों का कैश भी 1 लाख रुपए से घट गया, कैश भी 1 लाख से घट गया। और हम लोगों का ओनर्स इक्विटी में इसका एक्चुअली यही नहीं देखा था, मैं इस पे ध्यान ही नहीं दिया था कि ओनर्स इक्विटी क्या होता है। ओनर्स इक्विटी पे मैं ध्यान ही नहीं दिया था, तो मैं रिड्यूस लायबिलिटी में कर रहा था। तो ओनर्स इक्विटी क्या है? ओनर्स इक्विटी कहते हैं कैपिटल, जो प्रोप्राइटर का जो कैपिटल होता है वो होता है ओनर्स इक्विटी। ओके, तो इसमें अगर फर्दर कैपिटल आते हैं तो ऐड होता है, और ड्राइंग करते हैं तो ये हम लोगों का लेस हो जाता है। तो ऑनर्स का जो कैपिटल है, कैपिटल 5 लाख था पहले, अगर हम लोग ड्राइंग कर लिया तो ये बच गया हम लोगों का 4 लाख, तो कैपिटल हम लोगों का हो गया 4 लाख। ओके, तो ओनर्स का इक्विटी ये जो है टोटल, ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं ओनर्स इक्विटी। ओके, तो ये होता है ओनर्स इक्विटी। तो 4 लाख रुपए ये घट गया हम लोगों का, और कैश भी जो है वो भी घट गया। कैश क्या हुआ, कैश अगर 2 लाख का था या 7 लाख का था, तो 1 लाख का अगर हम लोगों ने बिजनेस से निकाल लिया तो हम लोगों का कैश कितना बचा? कैश हम लोगों का बचा 6 लाख रुपए। मतलब ये हम लोगों का एसेट भी घटा रहा है और ऑनर्स का इक्विटी भी घटा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? विड्रॉल बाय प्रोप्राइटर वुड रिड्यूस लायबिलिटी, reduce liability, reduce asset and owners equity। तो reduce assets and owners equity, reduce assets ये वाला assets घट रहा है, owners equity भी यहाँ से घट रहा है। तो हम लोगों का आंसर होगा 2 and 3, मतलब आंसर होगा हम लोगों का सी। एक्चुअली इस वाले में ना मैं ये वाला ऑप्शन ही नहीं, ध्यान नहीं दिया था इस ऑप्शन पे, बस मैं बस पढ़ गया था इसको। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसके ऊपर ध्यान देना। हम लोग जब स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना तो क्या करते हैं गलती, वो वहां गलती हो जाता है कि हम लोग ट्रू स्टेटमेंट देख लेते हैं। हम लोग ये तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं लेकिन ध्यान ना दे करके, जो मैंने यहाँ पे किया था कि ध्यान ना दे के हम लोग जस्ट पढ़ लेते हैं और जो सही होता है हम लोग क्लिक कर देते हैं उसके ऊपर। तो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो इरर्स ऑफ प्रिंसिपल अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल में जो है हम लोगों का ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? मान लो अगर आप लोग इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ मशीनरी आप लोगों ने डेबिट कर दिया वेजेस को, तो वेजेस अकाउंट डेबिट हो गया, एक तो डेबिट हो गया ना, एक डेबिट हो गया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया हम लोगों ने। होना क्या था? वेजेस अकाउंट के जगह पे होना था मशीनरी अकाउंट। तो हम लोगों का एक डेबिट हो गया, एक क्रेडिट हो गया। ट्रायल बैलेंस में तो हम लोग देखते क्या है, एक डेबिट साइड का कॉलम देखते हैं और क्रेडिट साइड का कॉलम देखते हैं, दोनों मैच कर जाना चाहिए। तो इसमें डेबिट भी मैच कर जा रहा है, क्रेडिट भी मैच कर जा रहा है। ओके, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एक फॉल्स है। यहाँ पे बोला इरर्स ऑफ प्रिंसिपल अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अफेक्ट करता है क्या एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस? एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस मतलब कि दोनों साइड अगर एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं, ये गलत है, अफेक्ट नहीं करता है। इरर्स ऑफ ओमिशन डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल सही बात है। इरर ऑफ ओमिशन, अगर हम लोग कोई ट्रांजेक्शन कोई रिकॉर्ड करना भूल जाए तो वो हम लोगों का ट्रायल बैलेंस को एग्रीमेंट में अफेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात बोला यहाँ पे। तो ये हम लोगों का रॉन्ग नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। 2 नंबर। 3 नंबर, इफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस टैली द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी टेकन एज एब्सोल्युटली एक्यूरेट। एक्यूरेट नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें इरर भी तो हो सकता है, इरर ऑफ प्रिंसिपल भी तो है इसमें। एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं कर सकते हम लोग इसको। एग्री करते हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ एक थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है ये, लेकिन एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं है। तो ये भी हम लोगों का फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब 1 and 3 हम लोगों का फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आंसर होगा हम लोगों का बी, ओनली 1 and 3। द 2 मेजर कस्टमर सर्विसेज सर्विस कमिटी वेयर व्हाट। ये हम लोगों का 2 मेजर कस्टमर सर्विस जो प्रोवाइड किए थे जो कमिटी, वो था हम लोगों का एक तलवार कमिटी और दूसरा था गोईपुरिया कमिटी। ओके, ये आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A committee was constituted by RBI in 2010 under the chairmanship of Dash, by whom? C. Rangarajan, to look into the customer service aspect। कस्टमर सर्विस एक्सपेक्ट में जो कमिटी कंस्टिट्यूट किया गया था आरबीआई के द्वारा 2010 में, उस किसके चेयरमैनशिप में? चेयरमैन थे उस वक्त सी रंगाराजन। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा सी रंगाराजन, टू लुक द इनटू द कस्टमर सर्विस एस्पेक्ट्स।
मैक्सिमम कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय बैंकिंग ओम्बड्समैन जनरली रिलेट टू व्हाट। देखिए बैंकिंग ओम्बड्समैन में जो ज्यादा कंप्लेन आता है वो जनरली होता है क्रेडिट कार्ड से, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। बैंकिंग ओम्बड्समैन इज अपॉइंटेड बाय व्हाट। देखिए बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है वो आरबीआई के द्वारा हैंडल किया जाता है, तो इसका जो अपॉइंटमेंट होता है बैंकिंग ओम्बड्समैन का वो भी होता है आरबीआई के द्वारा। बैंकिंग इज अ डैश ओरिएंटेड इंडस्ट्री। तो बैंकिंग में हम लोगों को क्या है, पब्लिक रिलेटेड इंडस्ट्री है। पब्लिक रिलेटेड मतलब पीपल रिलेटेड इंडस्ट्री है, पीपल से हम लोग डील करते हैं, लोगों से डील करते हैं, तो ये होता है हम लोगों का बैंकिंग इज अ पीपल ओरिएंटेड इंडस्ट्री। कस्टमर हैज डिफाइंड अंडर, कस्टमर को हम लोग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तरीके से 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसके हिसाब से हम लोग डिफाइन किए हैं, तो ये होगा हम लोगों का आंसर। कस्टमर हैज बीन डिफाइंड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है। व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक डेबिट्स द कस्टमर अकाउंट। क्या करते हैं कि देखिए कैशबुक और पासबुक में क्या होता है, कस्टमर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस क्या होता है कि जब मनी विड्रॉ करते हैं तो कैशबुक में बैंक से अगर मनी विड्रॉ करते हैं तो हम लोगों का बैंक बैलेंस घटेगा, अगर बैंक बैलेंस घटेगा तो हम लोग कैशबुक में क्रेडिट करते हैं, लेकिन पासबुक वाले बैंक वाले क्या करते हैं उसमें वो लोग डेबिट करते हैं उस चीज को। When money is withdrawn from the bank debits the customer account। क्या डेबिट करते हैं बैंक, हाँ बिल्कुल डेबिट करते हैं, ये हम लोगों का सही स्टेटमेंट है, डेबिट करते हैं पासबुक वाले बैंक वाले। तो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड विल रिड्यूस द बैलेंस एज पर पासबुक। चेक इशू कर दिया हम लोगों ने, चेक इशू कर दिया मतलब क्या कि हम लोगों को पेमेंट करना है चेक से, लेकिन हम लोगों ने मतलब कि हम लोग जो जिसके नाम पे हम लोगों ने चेक इशू किया वो प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में उस चेक को। क्या हम लोगों का पासबुक घटा हुआ होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, वो प्रेजेंट नहीं किया तो हम लोगों को तो बैंक पेमेंट भी नहीं किए होंगे उस चेक के अगेंस्ट, चेक के अगेंस्ट वो पेमेंट भी नहीं किए होंगे, तो हम लोगों का पासबुक बढ़ा हुआ होगा ना कि घटा हुआ। तो ये हम लोगों का गलत स्टेटमेंट है, एक गलत हम लोगों को मिल गया। तीसरा, द पासबुक इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, पासबुक इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय द कस्टमर ऑफ द बैंक। क्या कस्टमर इसको मेंटेन करता है, नहीं बैंक ही मेंटेन करता है पासबुक को। तो हम लोगों का 2 और 3 हम लोगों का गलत है, दैट मींस सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहां पे अब हम लोगों से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ओनली इंटरिम रिपोर्ट, या सही है क्या, नहीं इंटरिम रिपोर्ट नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरिम मतलब 6 महीना, 6 महीने का रिपोर्ट होता है क्या, नहीं 12 महीने का रिपोर्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये हम लोगों का एक गलत है, तो सही कौन सा है। 2 नंबर देखते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज एनुअल रिकॉर्ड, यस एनुअल रिकॉर्ड हम लोग इसको कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हिस्टोरिक, बिल्कुल हिस्टोरिक होता है कि एक साल का हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ईयर के एंड में, वो हम लोगों का सारी जो ट्रांजेक्शन हो गई होती है उन सारा का रिकॉर्ड रहता है ये, तो ये हिस्टोरिक रहता है। तो 2 और 3 हम लोगों का सही है। Which of the following is true about financial statements। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बातें जो बोली गई है वो सही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स अ समरी ऑफ अकाउंट्स, यस बिल्कुल ये समरी ऑफ अकाउंट्स देती है, सारे अकाउंट का समरी देती है। जैसे आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो जितने भी एक्सपेंस हुए, जितने भी प्रॉफिट, जितने भी एक्सपेंस हुए, जितने भी इनकम हुए, उन सब का जो बैलेंस बचता है वही ना हम लोग लिखते हैं वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग में, या फिर बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो कैश बुक है या फिर मशीनरी अकाउंट है या कुछ और भी है, उसका जो फाइनल बैलेंस जो बचता है वही हम लोग उसमें लिखते हैं, मतलब कि वो एक समरी देती है किसी हर एक अकाउंट का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी स्टेटेड एज रिकॉर्डेड फैक्ट्स, यस रिकॉर्डेड फैक्ट ही है ये। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कैन बी स्टेटेड एज रिकॉर्डेड फैक्ट, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो हम लोगों का दोनों सही है, तो सी बोथ 1 and 2। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नॉट अ व्हाट। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है ये होता है हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट। ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही होता है, जिसके डेबिट साइड में सारा एक्सपेंडिचर लिखते हैं, जिसके डेबिट साइड में सारा एक्सपेंडिचर लिखते हैं और क्रेडिट साइड में सारा इनकम्स लिखते हैं। और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये बनाया जाता है नॉन प्रॉफिट और सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा।
तो ये क्या नहीं है, नॉट अ रियल अकाउंट एंड रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट है, देन 1 and 2 ये होता है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज व्हाट is a nominal account but it is not a personal and real account. Which of the following is a part of reconciliation? हम लोग इसमें रिकॉन्साइल किसको करेंगे, कैश पेड बाय द कस्टमर टू द ट्रेडर। क्या हम लोग इसमें चेक से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन है, नहीं, ये रिकॉन्साइल होगा, नहीं। चेक इशूड प्रेजेंटेड, चेक इशू कर दिया हम लोगों ने, प्रेजेंटेड एंड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पासबुक एंड कैश बुक। देखिए कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्या होगा, अगर हम लोगों ने चेक इशू कर दिया, प्रेजेंट हो गया बैंक में, तो चेक जो इशू होता है वो कैश बुक के क्रेडिट साइड में हम लोगों का रिकॉर्ड करेंगे चेक इशू का, क्योंकि पेमेंट होगा बैंक से। लेकिन पासबुक में क्या करते हैं, वो लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे इसको। ओके, जब डेबिट साइड में पासबुक वाले रिकॉर्ड करेंगे और कैशबुक वाले क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, डेबिट साइड इन द पासबुक एंड कैशबुक। कैशबुक में के भी डेबिट साइड में कर दिया है, पासबुक के भी डेबिट साइड में कर दिया है। लेकिन पासबुक का डेबिट साइड तो सही है, लेकिन कैशबुक के क्रेडिट साइड में होना था, उन लोगों ने कर दिया डेबिट साइड में, तो ये पार्ट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन हो जाता है। बैंक चार्जेस डेबिटेड। देखिए बैंक चार्जेस में क्या होता है कि बैंक अगर कोई चार्ज काटती है, बैंक अगर कोई चार्ज काटती है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो कस्टमर को है वो लेट से मिलती है। जो बैंक चार्ज करती है तो वो लोग उसको डेबिट कर देते हैं, पासबुक में वो लोग डेबिट कर देते हैं, लेकिन कैशबुक में हम लोगों को इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। लेकिन इसका इंफॉर्मेशन जब मिलेगा कस्टमर को तभी तो हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो होता है इसको, ये पार्ट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन होता है, बैंक चार्जेस डेबिटेड। तो हम लोगों का आंसर होगा 2 and 3 सी। डैश इज द होल टाइम सर्वेंट ऑफ द बैंक। कौन होता है होल टाइम सर्वेंट, चेयरमैन जो बैंक का होता है वो होल टाइम सर्वेंट ऑफ द बैंक होता है। देखिए पार्ट 3 था वीडियो का, सीरीज का 300 क्वेश्चंस का। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल एजुपैशन को, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारे न्यू वीडियोस जैब से रिलेटेड आपको मिलते रहें। और एनी क्वेरी, कुछ किसी भी तरह के क्वेश्चंस है आपको और सजेशन है तो आप कमेंट पे जाकर लिख सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ और आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।